तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही असाधारण और थोड़ी विचलित करने वाली है। ये कहानी है धनराज नाम के एक बेहद गरीब इंसान और उसके जादुई मोर नीलू की। ये कोई आम लोक कथा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डीप एनालिसिस है। मतलब कैसे एक छोटी सी दयालुता इंसान को रातों रात अकल्पनीय संपत्ति का मालिक बना सकती है, और फिर कैसे कैसे सिर्फ एक पल का अहंकार उस सब कुछ को मिट्टी में मिला सकता है। तो आइए इस पूरी जादुई और दर्दनाक यात्रा को एक साथ समझते हैं। अब ये नंबर देखिए, 20। जी हाँ, सिर्फ 20 पैसे। एक ऐसा सिक्का जिसकी आज के समय में शायद ही कोई कीमत हो, जिसे किसी गांव के कूड़े के ढेर से निकाला गया था। लेकिन जरा सोचिए, यही 20 पैसे एक वफादार साथी, एक पूरे जादुई साम्राज्य और अंततः जीवन के सबसे विनाशकारी सबक की कीमत बन गए। ये हमें बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि असली कीमत अक्सर चीजों में नहीं, बल्कि हमारी परिस्थितियों में छिपी होती है। भाग 1, 20 पैसे का चमत्कार, कूड़े से मित्रता तक। तो कहानी शुरू होती है धनराज की भयंकर गरीबी से। वो इतना गरीब था कि कूड़े के ढेर से दाने चुनकर अपना पेट भरता था, और वहीं उसी कूड़े में उसे वो 20 पैसे का सिक्का मिला। अब होता क्या है कि जब एक व्यापारी मोर के बच्चे बेचने आया, तो धनराज ने बिना एक पल भी सोचे वो सिक्का उसे ले दिया। वहां खड़े सेठ कैलाश दत्त और सेठ त्रिवेणी प्रसाद जैसे रईसों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, उसे मारा पीटा भी। लेकिन धनराज अपनी गरिमा पर अडिग रहा और उसने उस नीले हरे पंखों वाले नन्हे मोर को अपना लिया। अब जरा शुरुआत में धनराज के चरित्र पर गौर करते हैं। कूड़े से मिले बस कुछ बाजरे के दाने। उसने क्या किया? उसने उन दानों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में बांटा, आधा खुद के लिए और आधा अपने नए साथी नीलू के लिए। मतलब अपनी इतनी घोर दरिद्रता के बावजूद उसने अपना इकलौता भोजन उस नन्हे पक्षी के साथ शेयर किया। सच कहूं तो यही वो निस्वार्थ कदम था जिसने आगे चलकर एक असीम वफादारी की नींव रखी। और फिर आया वो पल जब कहानी ने एकदम से एक जादुई मोड़ ले लिया। आधी रात का समय था और अचानक धनराज की नींद खुली एक बहुत ही धीमी सी आवाज से, मालिक, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने खुद आपको अपना स्वामी चुना है। यकीन मानिए, ये कोई इंसान नहीं बल्कि नीलू था, जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहा था। नीलू ने दिन में भोजन खोजने के लिए बाहर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन साथ ही ये पक्का वादा भी किया कि वो हर शाम अपने गरीब मालिक के पास ही लौटेगा। भाग 2, हीरा और राजा। महाराज धनराज का उदय। बाहर जाने की अनुमति मिलने के बाद नीलू ने रोज शाम लौटकर अपने दिन भर के किस्से सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन छठे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक कंटीले और घने जंगल में एक बहुत ही विशाल पेड़ की जड़ों के ठीक नीचे नीलू को मिट्टी के अंदर से एक बेहद चमकदार और विशाल हीरा मिला। एक ऐसा हीरा जिसकी कीमत इतनी थी कि उससे पूरा का पूरा राज्य खरीदा जा सकता था। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि नीलू केवल जादुई ही नहीं था, बल्कि एक गजब का रणनीतिकार भी था, मास्टरमाइंड। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये बेशकीमती हीरा किसी भिखारी के पास मिल गया तो लोग उसे सीधा चोर समझेंगे या फिर उसे मार डालेंगे। इसलिए उसने कोई रिस्क नहीं लिया और सीधे एक विशाल नगर के महाराज सत्यवर्मा के पास जाकर वो हीरा उन्हें भेंट कर दिया। और पता है उसने क्या कहा? उसने ये हीरा अपने स्वामी धनराज की ओर से राजा की पुत्री राजकुमारी मंदाकिनी के लिए विवाह प्रस्ताव के रूप में पेश किया और पूरे 141 दिनों में लौटने का पक्का वादा करके वहां से आ गया। पर सवाल यह था कि एक भिखारी को राजा कैसे बनाया जाए? भाई, नीलू ने इसके लिए एक कमाल की योजना बनाई। उसने धनराज को नदी के किनारे रुकने को कहा और अपनी चोंच से उसे घायल कर दिया। फिर नीलू दौड़कर महाराज सत्यवर्मा के पास गया और झूठ बोला कि रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनके काफिले को लूट लिया है, यहां तक कि धनराज के कपड़े भी छीन लिए हैं। ये सुनते ही राजा ने तुरंत शाही रेशमी वस्त्र और एक उत्तम घोड़ा भिजवा दिया। बस फिर क्या था? नदी में स्नान करके और उन शाही वस्त्रों को पहनकर कूड़ा बीनने वाला वो धनराज पूरी तरह से एक राजकुमार में बदल गया। उसका वो नया आत्मविश्वास ही उसकी असली पहचान बन गया। भाग 3, काली नाग की हार, साम्राज्य की सुरक्षा। अब देखिए, विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन एक राजा को रहने के लिए महल भी तो चाहिए ना। तो नीलू अपने स्वामी के लिए एक परफेक्ट घर खोजने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वो नीलम और माणिक से जड़े एक ऐसे भव्य नगर में पहुंचा जहां अपार संपत्ति तो बिखरी पड़ी थी, लेकिन पूरा का पूरा शहर एकदम वीरान और डरावने सन्नाटे से भरा हुआ था। उस वीरान महल में नीलू को सिर्फ एक कांपती हुई बूढ़ी दादी मिली। उन दादी ने नीलू को एक बहुत ही भयानक चेतावनी दी
कि ये पूरा नगर और इसका सारा खजाना असल में काली नाग का है। अब ये काली नाग कोई आम सांप नहीं था, बल्कि एक अत्यंत भयानक और विशालकाय नाग था जो वहां आने वाले हर इंसान को जिंदा निकल जाता था। इसी खौफ ने मानो पूरे नगर को एक बंदीगृह में बदल कर रख दिया था। लेकिन हमारा नीलू वो डरा नहीं, बिल्कुल नहीं डरा। जब तेज आंधी और धूल के गुब्बार के साथ वो विशाल 7 सिरों वाला कालीनाग वहां पहुंचा, तो नीलू ने दरवाजे की ओट में छिपकर एक तेज धार वाली तलवार कस के पकड़ ली। जैसे जैसे कालीनाग अपना एक एक सिर दरवाजे के अंदर डालता गया, नीलू बिजली की फुर्ती से उन्हें काटता चला गया। सोचिए, एक छोटा सा पक्षी सिर्फ अपने अदम्य साहस और चतुराई के दम पर उस इतने बड़े विशाल राक्षस को हराने में सफल हो गया। उसने नगर के कैदियों को आजाद कराया और वो पूरी की पूरी संपत्ति अपने स्वामी धनराज के नाम कर दी। भाग 4, अहंकार की कीमत, चरित्र का पतन। अब तक सब कुछ जादुई लग रहा था, है ना? लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। धनराज अब एक विशाल और भव्य साम्राज्य का महाराज बन चुका था, लेकिन महल की चकाचौंध और उस सत्ता के नशे ने उसके चरित्र को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला करना शुरू कर दिया था। जिस वफादार पक्षी ने उसे एक भिखारी से राजा बनाया था, धनराज उसे पूरी तरह से भूलने लगा था। राजकुमारी मंदाकिनी इस पूरे बदलाव को बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। उन्होंने धनराज के इस रवैये को देखकर एक बहुत गहरी बात कही थी कि जो व्यक्ति दूसरों के उपकार को भूल जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी थी, लेकिन सत्ता और दौलत के अहंकार में अंधे हो चुके धनराज पर इस बात का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। अब जरा इस बड़े विरोधाभास को देखिए। एक तरफ वो पुराना धनराज था जिसने अपनी भयंकर गरीबी में अपना आखिरी निवाला एक अनजान मोर के बच्चे के साथ बांट लिया था, और दूसरी तरफ अब ये नया महाराज धनराज था। जब नीलू गंभीर रूप से बीमार पड़ा, मौत के कगार पर था, तो इस कृतज्ञ राजा ने साफ साफ कह दिया कि वो सिर्फ एक जानवर है, उसे घोड़ों को खिलाया जाने वाला सस्ता लाल बाजरा दे दो, क्योंकि चावल तो इंसानों के लिए होते हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। और बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी, अपमान का सिलसिला जारी रहा। वो बूढ़ी दादी बार बार नीलू की बिगड़ती हालत का संदेश लेकर राजा के पास आईं, लेकिन धनराज ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि अगर वो मरना चाहता है तो 100 बार मरे। उसने अपनी नींद और अपने आराम को उस जीव से ज्यादा अहमियत दी जिसे उसने, उसी के शब्दों में, कुछ पैसों में खरीदा था। उसने उस बूढ़ी दादी को भी बुरी तरह अपमानित करके वहां से भगा दिया। भाग 5, दुखद पतन, राख की ओर वापसी। सच कहूं तो बीमारी से कहीं ज्यादा उस इंसान की बेवफाई और कृतज्ञता ने नीलू को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज उसी ने उसे इतनी बेरहमी से ठुकरा दिया था। इसी दिल टूटने की वजह से नीलू की मृत्यु हो गई। और सबसे दुखद बात, जब यह खबर धनराज तक पहुंची तो उसके चेहरे पर पश्चाताप की एक लकीर तक नहीं थी। उसने बस बेरहमी से यह आदेश दे दिया कि उस मोर के शरीर को ले जाकर किसी कुएं में फेंक दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। राजकुमारी मंदाकिनी ने तुरंत अपने पिता को एक पत्र लिखा। महाराज सत्यवर्मा वहां आए और उन्होंने नीलू के शरीर को उस कुएं से निकालकर पूरे सम्मान के साथ दफनाया, और बस उसी रात वो सारा का सारा जादू खत्म हो गया। सुबह जब मंदाकिनी की आंख खुली तो वो अपने पिता के महल में बिल्कुल सुरक्षित थी। लेकिन धनराज उसी गांव के उसी पुराने कूड़े के ढेर पर जागा। उसके हाथ फिर से मिट्टी से सने हुए थे, शरीर पर फिर से वही पुराने फटे हुए छितरे थे। गांव के बच्चे फिर से उसे घेर कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक राजा का वो पूरा का पूरा साम्राज्य रातों रात सचमुच राख में मिल गया था। इसके बाद धनराज जीवन भर उसी कूड़े के ढेर पर बैठकर रोता रहा, दाने बीनता रहा, और अंततः भूख और भयंकर पश्चाताप के उसी भारी बोझ के तले दबकर उसने दम तोड़ दिया। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है और एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या अकल्पनीय संपत्ति एक इंसान की आत्मा को पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है, या फिर क्या ये दौलत केवल उनके असली कृतज्ञ स्वरूप को उजागर करती है जो अब तक गरीबी के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।